गॉड इज डेड, गॉड रिमेन्स डेड एंड वी हैव किल्ड हिम। फ्रेडरिक नीचा का सबसे फेमस कोट। और आज इस लेक्चर में हम इसी कोट के बारे में बात करने वाले हैं। मैं आपको इन डिटेल में, इन डेप्थ में इस कोट को एक्सप्लेन करने वाला हूँ और ये वीडियो देखने के बाद आपको कोई भी दूसरा वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी टू अंडरस्टैंड व्हाट नीचा मेंट बाय गॉड इज डेड। सबसे पहले मैं अपना इंट्रोडक्शन देता हूँ। मैंने टेक्निकल फील्ड में पोस्ट ग्रेजुएशन किया है, उसके बाद मोर देन 6 years मैंने जॉब किया और जॉब करने के बाद मुझे फिलोसॉफी में इंटरेस्ट था, तो आई डिसाइडेड टू परस्यू अ मास्टर्स डिग्री इन फिलोसॉफी। सो मैंने फॉर्मली फिलोसॉफी पढ़ी है और मैं मास्टर्स डिग्री कर रहा हूँ। फर्स्ट डिस्क्लेमर मैं देना चाहता हूँ कि ये वीडियो थोड़ा लंबा होने वाला है और इस वीडियो में आपको ज्यादा इमेजेस, ग्राफिक्स, एडिटिंग नहीं दिखाई देगी। ये एक रॉ वीडियो होगा जिस वीडियो में इन डेप्थ एक्सप्लेनेशन होगा ऑफ द कोट गॉड इज डेड। ये कोट समझने से पहले हमें कुछ चीजों का बेसिक ज्ञान होना जरूरी है। सो फर्स्ट थिंग हमें समझना है कि व्हाट इज गॉड, व्हाट नीचा मेंट बाय डेड, व्हाट इज लेफ्ट वर्सेस राइट आइडियोलॉजी। ऊपर से हम ये चीज को स्क्रैप करेंगे। व्हाट इज नाइलिज्म, व्हाट इज वैल्यू हायरार्की, इन सब चीजों के बारे में हम थोड़ी बात करेंगे। हम डेप्थ में नहीं जाएंगे, लेकिन हम रफ में समझेंगे कि ये सब चीजें क्या होती है। और डेप्थ में ये कोड समझने के लिए इन सभी चीजों का समझना बहुत जरूरी है। तो अगर आपको इन चीजों के बारे में जानकारी नहीं है तो आप नीचा को पूरी तरह से नहीं समझ पाएंगे या फिर आप उसको मिसअंडरस्टैंड करोगे। सो वीडियो को अंत तक जरूर देखना। आई नो कि ये वीडियो कोई देखने नहीं वाला है, चैनल पे कोई सब्सक्राइबर्स नहीं है, लेकिन फिर भी अगर आप ये वीडियो देख रहे हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। सो लेट्स बिगिन। नीचा वॉज बॉर्न इन 19th century। सो उनका जन्म हुआ था 1844 में, 1844 में। और उस जमाने में जो भी हमारे मॉरलिटी, इथिक्स, वैल्यूज है वो मेजरली एक ही जगह से आते थे एंड दैट प्लेस वॉज रिलीजन। और नीचा जिस सोसाइटी में रहते थे, दैट इज जर्मनी, वहां पे डोमिनेंस था क्रिश्चियनिटी का। सो जो भी लोग वहां पे रहते थे वो अपनी वैल्यूज डिराइव करते थे बाइबल से या फिर चर्च से, और जो उनका ऑर्गेनाइज रिलीजन कहता था लोग वैसे बिहेव करते थे। लेकिन उसी दौरान एक वेव ऑफ एथियज्म आई एंड दैट लेड टू द डिक्लाइन ऑफ क्रिश्चियनिटी। सो लोगों का धीरे धीरे भगवान के ऊपर जो भरोसा था वो उठने लगा और लोग एथियस्ट यानी कि नास्तिक बनते चले गए। आई एम टॉकिंग अबाउट द 19th century। सो इस पीरियड में लोग राइट से लेफ्ट मूव कर रहे थे, यानी कि अगर शॉर्ट में कहे तो जो राइट विंगर्स होते हैं दोज आर हायरार्किकल पीपल। राइट विंग में हायरार्की चलती है, तो वो हायरार्की राइट में हमें हर जगह पे देखने के लिए मिलती है। और जैसे जैसे हम लेफ्ट की ओर मूव करते हैं वो हायरार्की तब्दील होती है इगैलिटेरियनिज्म में। लेफ्ट विंग पीपल आर मोर इगैलिटेरियन नेचर। इगैलिटेरियन मतलब समानतावादी आप बोल सकते हो। पीपल जो मानते हैं कि एवरीवन इज इक्वल। और जैसे जैसे हम राइट में मूव करते हैं लोग हायरार्किकल होते जाते हैं। दैट मीन्स देयर इज अ हायरार्की ऑफ वैल्यू। फॉर एग्जांपल, हेल्पिंग अ पुअर मैन इज मोर वर्चुअस देन किलिंग अ मैन। तो ये एक वैल्यू हायरार्की आ गई कि अगर तुम किसी की मदद कर रहे हो दैट इज वर्चुअस थिंग देन टू किल अ मैन। और इसी हायरार्की के जो टॉप पे चीज बैठी है दैट ड्राइव्स ऑल ऑफ अस, या फिर दैट ड्राइव्स जो भी लोग उस चीज में बिलीव करते हैं, दैट थिंग इज गॉड। मोस्ट ऑफ द केसेस में दैट थिंग इज अ रिलीजियस गॉड, या फिर जो ऑर्गेनाइज रिलीजन में गॉड होता है दैट गॉड, दैट फिगर इज पर्चिंग ऑन द टॉप। और जैसे ही हम लेफ्ट की तरफ जाते हैं ये हायरार्की डिसॉल्व होती चली जाती है और हम समानतावादी होते चले जाते हैं। और इसी का एक्सट्रीम आता है दैट इज सोशलिज्म और कम्युनिज्म। सो जो लोग एक्सट्रीम लेफ्ट में होते हैं दे यूजुअली डोंट बिलीव इन द गॉड। हियर गॉड मेरा मतलब है कि जो ऑर्गेनाइज रिलीजन का भगवान है दे डोंट बिलीव इन दैट गॉड। बट क्या नीचा जब गॉड बोलते हैं तो क्या नीचा इसी गॉड को रेफर कर रहे हैं? तो नहीं। गॉड मतलब एनी हाईएस्ट वैल्यू, एनी हायर पर्पज जो भी तुम मानते हो। तो अगर हम ऑर्गेनाइज रिलीजन की बात करें तो लेफ्ट विंग वाले लोग या फिर एक्सट्रीम लेफ्ट वाले लोग गॉड को ज्यादातर नहीं मानेंगे, लेकिन देयर इज समथिंग जिसके लिए लेफ्ट वाले भी फाइट करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, दैट थिंग कुड बी क्लाइमेट चेंज, दैट थिंग कुड बी फेमिनिज्म, दैट थिंग कुड बी LGBTQ राइट्स। जो भी चीज है विच ड्राइव्स द पीपल दैट सर्व्स द पर्पस ऑफ गॉड। डजंट मैटर कि वो ऑर्गेनाइज रिलीजन हो या कोई और चीज हो, अगर तुम्हारी वैल्यू हायरार्की में वो चीज टॉप पे है दैट थिंग इज गॉड। सो ये है गॉड का मतलब। लेकिन जैसे मैंने आपको बोला था कि 18th 19th century में एक एथियज्म की वेव आई थी यूरोप में, तो इसके वजह से क्या हुआ कि लोगों का जो भगवान पर से विश्वास था वो उठना चालू हो गया। पीपल डिडंट ट्रस्ट इन द गॉड, दैट मीन्स पीपल डिडंट ट्रस्ट इन द रिलीजन। जो भी ऑर्गेनाइज रिलीजन था, क्रिश्चियनिटी थी, लोग उस रिलीजन से दूर होते चले गए। लेकिन इसमें सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये था कि जैसे कि मैंने पहले बताया, लोग अपनी वैल्यू, मॉरल्स, एथिक्स ये सब डिराइव करते थे ऑर्गेनाइज रिलीजन से। तो जब ऑर्गेनाइज रिलीजन का डिक्लाइन होना शुरू हुआ तो कहीं ना कहीं ये जो वैल्यू स्ट्रक्चर है, ये जो वैल्यू हायरार्की है, ये भी कहीं ना कहीं डिसॉल्व होती चली गई, क्योंकि लोगों के पास ऐसी कोई एक ठोस चीज नहीं थी उस वक्त टू होल्ड ऑन टू जिससे उनको मॉरल सीख मिले, वैल्यूज मिले। यस, रिलीजन में कमियां थी, लेकिन रिलीजन लोगों को एक स्ट्रक्चर या ऑर्डर प्रोवाइड करता था। एंड विद डिक्लाइन ऑफ रिलीजन लोगों के लाइफ से वो ऑर्डर धीरे धीरे करके
कम होती चली गई। ऑर्डर मतलब जो भी एक हायर पर्पस होता है किसी भी आदमी को या औरत को, दे नीड अ सर्टेन थिंग जिसको वो फॉलो कर सके, वो वैल्यूज, इथिक्स, मॉरल्स, वो सभी चीजें जो रिलीजन दे रहा था वो धीरे धीरे कम होती चली गई। लोगों के लाइफ का मीनिंग कम होता चला गया और किसी को भी जीने के लिए सबसे जरूरी चीज जो होती है दैट इज मीनिंग। वो मीनिंग आपको कहीं से भी मिल सकता है, वो आपको रिलीजन से मिल सकता है, वो आपको कोई एक कॉज से मिल सकता है विच इज हायर देन यू। मैं आपको एक दो एग्जांपल देकर समझाता हूँ। आप में से बहुत सारे लोगों ने गेम ऑफ थ्रोन्स देखा होगा। गेम ऑफ थ्रोन्स में क्या होता है, मैं कोई स्पॉइलर नहीं दूंगा, लेकिन जीओटी का एक छोटा सा प्लॉट पॉइंट है जहां पे डेनेरिस, स्लेवर्स बे और भी 2-3 जो सिटीज या स्टेट्स होते हैं जहां पे स्लेवरी प्रीडोमिनेंट रहती है, वो उस स्लेवरी को थ्रो आउट करती है और सभी मास्टर्स को एग्जीक्यूट कर देती है और वो अनाउंस करती है कि आज से जो भी सभी स्लेव्स है दे आर फ्री, दे आर ऑन देयर ओन। यहाँ पे यस वी ऑल बिलीव कि स्लेवरी इज नॉट द बेस्ट थिंग, स्लेवरी इज बैड, लेकिन व्हाट इज वर्स इज केओस। जो भी लोग थे, जो भी स्लेव्स थे, उनके लिए स्लेवरी सर्व्ड एज गॉड। स्लेवरी उनको एक पर्पस देती थी। स्लेवरी वाज दैट वन थिंग जो टॉप पे थी, जो उनकी लाइफ ड्राइव करती थी। वो लाइफ में जो भी डिसीजंस लेंगे वो अपने मास्टर के हिसाब से लेते थे। दे वेर नॉट फ्री बट दे हैड ऑर्डर इन देयर लाइफ। सो कुछ दिन बाद क्या होता है कि एक बुढ़ा स्लेव डेनेरिस के पास जाता है और बोलता है कि वो किसी मास्टर के यहाँ पे टीचिंग का काम करता था और ही एंजॉयड दैट थिंग, ही एंजॉयड टीचिंग पीपल, और वहां पे उस आदमी को रिस्पेक्ट मिलती थी, उसके लाइफ का कुछ मीनिंग था। लेकिन जब से डेनेरिस ने ये सब छीन लिया है, जब से उसने स्लेवरी बंद करवा दी है, दैट मैन वाज काइंड ऑफ लॉस्ट। उसको पता नहीं था कि अब मैं अपने लाइफ के साथ क्या करूं, और वो डेनेरिस से रिक्वेस्ट करता है कि तुम मुझे अलाउ करो कि मैं वहां पे जा सकता हूं और उन बच्चों को पढ़ा सकता हूं। यहाँ पे डेनेरिस ने स्लेव्स तो फ्री कर दिए, लेकिन उन स्लेव्स को पता ही नहीं है कि हमें आगे लाइफ में करना क्या है। सो देयर लाइफ बिकेम केओटिक एंड इट्स मच वर्स देन स्लेवरी। यस, स्लेवरी इज बैड बट केओस इज वर्स। मैं आपको एक और एग्जांपल देता हूं। 1994 में एक ब्यूटीफुल मूवी आया था शॉशैंक रिडेम्पशन नाम का। आई थिंक वो IMDb पे हाईएस्ट रेटेड मूवी है अब तक का। उस मूवी के जो मोस्ट ऑफ द कैरेक्टर्स रहते हैं वो 10 साल, 20 साल, 30 साल तक जेल में रहते हैं। ऑलमोस्ट सारा मूवी जेल के अंदर ही दिखाया गया है हमें। तो उस मूवी में उन सभी कैदियों की लाइफ दिखाई गई है, जेल के अंदर क्या होता है। और वहां पे एक प्रिजनर होता है जो सालों बाद जेल से रिहा होता है, और जब वो जेल से छूटता है, नाउ ही इज फ्री। जेल के अंदर वो बंद था, लेकिन बाहर जाने के बाद ही कमिट्स सुसाइड, क्योंकि उसे अब पता नहीं कि हमें क्या करना है इस फ्रीडम के साथ। जब तक वो जेल में था तब उसको पता था कि उसकी लाइफ में ये होने वाला है। आज हमें एक स्पेसिफिक टाइम में उठना है, हमें काम करना है, ये करना है, इस सर्टेन टाइम में हमें सोना है, ये उसको पता था। उसके लाइफ में एक ऑर्डर थी। लेकिन जब वो छूटा, यू कैन सी इट एज अ पॉजिटिव थिंग। कोई भी इंसान बोलेगा कि अगर कोई जेल से छूट रहा है दैट इज गुड थिंग, लेकिन उस आदमी को जेल में एक ऑर्डर मिलती थी। ऑर्डर मतलब वो कमांड वाली ऑर्डर की बात मैं नहीं कर रहा। ऑर्डर मतलब एक स्ट्रक्चर मिलता था उस आदमी को जेल के अंदर, और बाहर जाके उसका वो स्ट्रक्चर चला गया। अब इस चीज को देखने का एक दूसरा एंगल भी हो सकता है कि कोई बोलेगा कि वो प्रिजनर इतने सालों से जेल में रहा है, वो उस सिचुएशन से यूज्ड टू हो गया है। ऑब्वियसली अगर तुम 10 साल, 20 साल, 30 साल अगर एक प्लेस में बिताओगे तो यू विल बी यूज्ड टू दैट प्लेस। तुम्हारे उसी जगह पे बहुत सारे दोस्त भी बन जाते हैं एंड इट्स डिफिकल्ट टू लीव दैट प्लेस। लेकिन इस केस में प्रॉब्लम इससे भी बहुत बड़ी थी, एंड दैट प्रॉब्लम वाज ऑर्डर वर्सेस केओस। अब हम फिर से पीछे चलते हैं 19th सेंचुरी में। तो जैसे कि हमने पहले बात की थी कि 19th सेंचुरी में क्रिश्चियनिटी का डिक्लाइन होना चालू हो गया था, और उसकी वजह से जो हाईएस्ट वैल्यू थी, पीपल स्टार्टेड टू लूज दैट वैल्यू, और वहां पे एक वॉइड क्रिएट हो गया। जो चीज लोगों को ड्राइव करती थी, जो चीज लोगों की लाइफ को मीनिंग देती थी, वो चीज धीरे धीरे कम होती चली गई। एंड दैट केओस इज द वर्स्ट प्लेस टू बी इन। तो अब भगवान चला गया था, लेकिन भगवान की जगह पे एक वॉइड क्रिएट हुई थी, वहां पे एक खालीपन था। तो जब नीचा बोलता है कि गॉड इज डेड, उसका मतलब है कि जो हाईएस्ट मॉरल वैल्यूज है, जो मीनिंग है, वो चीज जो लोगों की लाइफ को मीनिंग देती है, वो अब नहीं रही। गॉड इज डेड का लिटरल मीनिंग बहुत सारे लोग लेते हैं, वो बोलते हैं कि भगवान मर गया। उसका ये मतलब नहीं है। लोग इसको मिस इंटरप्रेट करते हैं, क्योंकि नीचा वॉज एन एथियस्ट, नीचा भगवान को नहीं मानता था, इसलिए लोग उसका गलत इंटरप्रिटेशन निकालते हैं और नीचा को क्रिटिसाइज करते हैं। तो जब नीचा ने ये बोला गॉड इज डेड, उसने ट्रायम्फेंट होकर ये बात नहीं बोली। नीचा बहुत खुश नहीं था कि गॉड इज डेड। He was concerned about the society, he was concerned about the people, क्योंकि अगर भगवान नहीं रहा, अगर लोगों की लाइफ में मीनिंग नहीं रहा, that will give rise to nihilism. Nihilism मतलब हमारे लाइफ का कोई भी पर्पज या मीनिंग नहीं है, ऐसी सोच, उसको nihilism बोलते हैं। And that nihilism comes with chaos, and that chaos comes with the death of God. और इसी void को भरने के लिए he introduced the concept of Ubermensch, मतलब ओवरमैन या फिर सुपरमैन। सुपरमैन की जो कॉमिक बुक थी
दैट वाज इंस्पायर्ड बाय दिस उबरमेंच। सो उबरमेंच वो है हु मेक्स देयर ओन वैल्यूज एंड मॉरलिटी। जो वैल्यू सिस्टम लॉस हुई थी विथ डेथ ऑफ गॉड, उनके लिए उबरमेंच एक भगवान का काम करता है। वो अपनी वैल्यूज बनाता है, वो अपने मॉरल्स बनाता है। ही इज मोर इंडिपेंडेंट माइंडेड। वो अपना रास्ता खुद बनाता है, वो दूसरों के दिए गए रास्ते पे नहीं चलता। उबरमेंच वो व्यक्ति होता है जिसको लोग पूछते हैं, जिसको हर कोई फॉलो करता है, जिसके लिए लोग जान देने के लिए तैयार है। दैट इज उबरमेंच। वो सबका लीडर होता है। उबरमेंच इज वन हु प्रोवाइड्स ऑर्डर इन द सोसाइटी। उबरमेंच इज नॉट कंसर्न्ड अबाउट द अदरवर्ल्डलीनेस, मतलब उसको स्वर्ग, नर्क, जहन्नुम, जन्नत, इन सब चीजों से कुछ लेना देना नहीं है। जो है अभी है, इसी दुनिया में है, ये उबरमेंच बोलता है। एंड ही ब्रिंग्स मीनिंग टू द मीनिंगलेस वर्ल्ड। डेथ ऑफ गॉड से जो लोग मीनिंग लूज कर गए थे अपने लाइफ से, उबरमेंच लोगों को वो मीनिंग देता है। आई कांट स्ट्रेस इनफ कि मीनिंग अपने किसी की लाइफ में क्या रोल प्ले करता है। हम ये बोल सकते हैं कि मीनिंग ही सब कुछ होता है। ये सबसे बेस्ट एक्सप्लेन किया है विक्टर फ्रैंकल की एक किताब है मैन सर्च फॉर मीनिंग करके, आप वो किताब पढ़ सकते हैं। इट्स अ ब्यूटीफुल बुक, जहाँ पे उन्होंने अपने ऑलस्विट्स के कॉन्सेंट्रेशन कैंप्स में जो उन्हें एक्सपीरियंसेस हुए थे, वो एक्सपीरियंसेस उन्होंने इस किताब में लिखे हैं। सो अगर तुम्हें मीनिंग के बारे में जानना है, दैट बुक इज हाईली रिकमेंडेड। तो ये था सारा एक्सप्लेनेशन अबाउट गॉड इज डेड। लेकिन रुको, अभी ये खत्म नहीं हुआ है। इसका एक और पर्सपेक्टिव भी है जो हमें जानना जरूरी है। जब नीचा ने गॉड इज डेड बोला था, दैट वाज अ वेरी डिफिकल्ट टाइम फॉर जर्मनी। वो 19th सेंचुरी का टाइम था और वहां पे वॉर्स चल रही थी। जर्मनी को बहुत से छोटे छोटे देशों ने इन्वेड करके रखा था, बहुत छोटे छोटे देशों ने जर्मनी पे कब्जा किया था। एंड इट वाज अ टोटल मेसी सिचुएशन। और उस वक्त नीचा प्रोफेसर थे एंड ही वाज वरीड अबाउट हिज कंट्री। तो उन्होंने अपने स्टूडेंट से पूछा कि ये सब हमारी पॉलिटिकल सिचुएशन चल रही है, वॉर चल रहे हैं, व्हाट डू यू थिंक, कि हमें इससे कौन बचाएगा? तो स्टूडेंट्स कहते हैं कि ऑफ कोर्स भगवान बचाएगा, जो भगवान की मर्जी होगी वही होगा, भगवान अच्छा ही करेगा और भगवान की वजह से हमारी कंट्री जीत जाएगी। तो स्टूडेंट्स ने सभी चीजें भगवान पे छोड़ दी। एंड ये सुनने के बाद नीचा वाज कंसर्न्ड कि ऐसी सिचुएशन में हम सभी चीजें भगवान के ऊपर नहीं छोड़ सकते। यहाँ पे कोई भी किसी तरह की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने के लिए तैयार नहीं है। सभी बोल रहे हैं भगवान कर लेगा, भगवान पे छोड़ दो। सो ही गॉट अप, उन्होंने एक पुतला बनाया, वो उस पुतले को चौराहे पे लेके गए और उन्होंने उस पुतले को फूंक दिया और बोले कि ये था तुम्हारा गॉड, आई हैव किल्ड योर गॉड ऑन द क्रॉसरोड्स ऑफ जर्मनी। जर्मनी के चौराहे पे मैंने तुम्हारे भगवान को मार दिया। अब बताओ कि अब चीजों की रिस्पॉन्सिबिलिटी कौन लेगा? तब स्टूडेंट्स को समझ में आया कि भगवान कुछ नहीं करने वाला, भगवान पे किसी चीज की जिम्मेदारी छोड़ना कितनी मूर्खता वाली बात है। और हमारे देश की जिम्मेदारी हमें खुद लेनी चाहिए, हमारे लाइफ की रिस्पॉन्सिबिलिटी हमें खुद उठानी चाहिए। ये बात उन स्टूडेंट्स को समझ आई। सो ये था गॉड इज डेड का पूरा कॉन्सेप्ट। आई एम प्रीटी श्योर कि यहाँ तक बहुत कम लोग पहुंचे होंगे, मुश्किल से यहाँ पे 2 या 3 लोग इस टाइम तक वीडियो देख रहे होंगे। तो अगर आप यहाँ तक वीडियो देख रहे हो तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करो, लाइक करो और कॉमेंट करो। आपके जो भी सजेशंस है या फिर आप किस टॉपिक पे वीडियो चाहते हो, ये मुझे कमेंट में बताओ। मैं आपको मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।